नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती में फिजिकल से संबंधित लगातार विद्यार्थी परेशान होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस के ऐसे अभ्यर्थियों के बहुत सारे कॉल और मैसेज तब से आ रहे हैं जब से मैंने पिछला लाइव सेशन किया था। उस समय भी बहुत सारे चैट आए थे और उसके बाद लगातार ये आ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में फिजिकल के समय क्या क्या जरूरी है, या फिजिकल के अंदर मैं ऐसे बोलूं तो क्या क्या होने वाला है। तो उस पर मैं आपको विद प्रूफ पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि राजस्थान पुलिस में फिजिकल के समय आपसे क्या कागजात मांगे जा सकते हैं, या फिजिकल और मेडिकल के समय क्या क्या शारीरिक परीक्षण आपके लिए जाएंगे, तो उनकी चर्चा करूंगा। साथ ही किन विद्यार्थियों को कुछ विशेष छूट मिल सकती हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और मैं आपको विद प्रूफ के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर पूरे डिटेल के साथ आपको अध्ययन करवाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे, अब जैसे ही आप लैपटॉप की स्क्रीन पर आए हैं तो यहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो आपको नजर आ रही होगी। अब इस विज्ञप्ति के अंदर मैं सारे पॉइंटों को आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा, यानी कि फिजिकल टेस्ट और वेट से संबंधित क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्तियां रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र संबंधित, पहले कहने का मतलब है कि केवल और केवल जिन्होंने जिस रिक्ति के विरुद्ध महिला या पुरुष की जो सीट है, जिस वर्ग में खाली है, जहां पर आवेदन किया है, उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद मैं आगे चलता हूं तो महिलाओं के बाद भूतपूर्व सैनिकों के बाद मैं सीधा उस पॉइंट पे आता हूं जिस पॉइंट की आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एज से संबंधित बात है तो आपने फॉर्म भरते वक्त इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। ये एज रिलेशन आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको मैं विज्ञप्ति को टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब सीधा यहाँ आ चुके हैं, पॉइंट नंबर ये 8 है, शारीरिक मापदंड से संबंधित। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है। सबसे पहले मापदंड में ऊंचाई की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों को 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 152 सेंटीमीटर की हाइट या ऊंचाई आप कह सकते हैं वो होनी चाहिए। पुरुष के लिए 168 और महिलाओं के लिए 152। उसके बाद न्यूनतम सीना केवल और केवल पुरुषों के लिए होगा, महिलाओं के सीने का मापन नहीं होगा। बिना फुलाई आपका 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम कहने का मतलब यह है कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आपका होना जरूरी है, और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। अब महिलाओं के लिए सीने का माप लागू नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर महिलाओं के लिए वेट लागू किया है, लेकिन पुरुषों के लिए वेट की कोई बाध्यता नहीं है। न्यूनतम वेट की बात करते हैं तो केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। और महिलाओं के लिए 46.5 किलोग्राम यानी कि 46.5 किलोग्राम वेट होना जरूरी है। ये न्यूनतम है, अधिकतम की कोई सीमा इसमें नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि किस किस विद्यार्थियों को एज में या शारीरिक परीक्षण के समय ऊंचाई, हाइट, वेट से संबंधित छूट मिलती है। तो इधर देखेंगे, यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की
छूट देगी। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर सामान्य क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनको ऊंचाई में और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो मैं आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) के अनुसार मापदंड होंगे। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है एवं वजन 47.5 किलोग्राम में किसी प्रकार की छूट दे, यानी कि महिलाओं के लिए जो ऊंचाई और सीने का वेट का माप दिया गया है उसमें किसी भी परिस्थिति में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र से हो या अनुसूचित जनजाति से या जाति से, किसी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद चिकित्सक की मापदंड है। चिकित्सक के मापदंड का मतलब है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक F21 कार्मिक के अनुसार दिनांक 13/3/2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि 72 आंख और 72 आंख होनी चाहिए। 72 का मतलब अच्छी और 72 का मतलब अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। और चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों की आंखों की न्यूनतम दृष्टि 72 आंख के लिए 6x6 और 72 के लिए 6x9 का इनका रेशियो है, वो होना अनिवार्य है। ये आपका मेडिकल टेस्ट मशीन की सहायता से होगा, तब आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद है अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ वाला एवं सभी शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब उसे शारीरिक रूप से कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब आता है नियुक्ति के लिए अयोग्यता। इसकी बात अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो शारीरिक और मेडिकल टेस्ट से संबंधित है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको इस वीडियो के बाद नए वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। अब उसके बाद इस पॉइंट पर मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले मैं आपके दौड़ से संबंधित पॉइंट पर आऊँगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड के अंतर्गत समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ करनी जरूरी है, लेकिन उनके लिए अलग अलग कैटेगरी या महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी के लिए समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, लेकिन दायरा दौड़ का 5 किलोमीटर की दूरी का सभी के लिए समान रखा गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पद नाम के लिए। कांस्टेबल सामान्य हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे चालक हो, बैंड हो, घुड़सवार हो, स्वानदल हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, इन सभी के लिए 5 किलोमीटर की दूरी है। और पुरुष अभ्यर्थियों को वो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर चुका है उसको 25 मिनट के अंदर ये दूरी पूरी करना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों को। तो महिला अभ्यर्थियों को ये दूरी 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके साथ ट्राइबल सब प्लान के तहत यानी कि टीएसपी एरिया के अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को भी इसमें 5 मिनट का अतिरिक्त दौड़ देते हुए अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि 5 मिनट अतिरिक्त के साथ आपको 30 मिनट में आप पूरी कर सकते हैं। अब इसमें एक सलाह भी दी गई है कि गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसके उपरांत भी अगर कोई गर्भवती महिला है वो अपनी जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं तो शारीरिक दक्षता में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य यानी कि फिट होने का मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद जिला भर्ती बोर्ड गर्भवती महिला का ग्राउंड पर उपलब्ध मेडिकल बोर्ड से अपने विवेक अनुसार पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मेडिकल कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके बाद एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल के समय आपको कौन से अवसर एक बार दिए जाएंगे और कौन से अवसर एक से ज्यादा बार दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल ही एक ही अवसर यानी कि आपको रनिंग के लिए केवल और केवल एक अवसर ही प्रदान किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर दें, यानी कि आप अगर रनिंग में पीछे रहते हैं तो आपको पुनः अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये राजस्थान पुलिस के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रखा है। उसके बाद है निर्धारित समयावधि में दौड़ नहीं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को
शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेप में आपकी दौड़ होगी और उस दौड़ में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आगे की प्रक्रिया से आपको निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक मापतोल से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट है या कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जहां आप अपील कर सकते हैं। क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को पीएसटी में यानी कि शारीरिक मापतोल में सम्मिलित किया जाएगा। पहले आपका शारीरिक टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतोल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराएगा। आपको एक बाकायदा एडमिट कार्ड की तरह का परफॉर्मा दिया जाएगा, उसमें आपके क्या वेट रहा है, रनिंग क्या रही है, क्या आपका सीना है, फूलने के बाद कितना है, पहले कितना है, ये सारा आपका लिखा हुआ होगा। तथा हस्ताक्षर भी उस पर करवाएगा। अभ्यर्थियों की मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर में सील किए जाएंगे। उसके बाद अपील कैसे कर सकता है? तो शारीरिक मापतोल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगद ₹500 के शुल्क के साथ आप उसी दिन अपील कर सकते हैं। यदि शारीरिक मापतोल में अभ्यर्थी अपील के बाद सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा और उसे आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर विद्यार्थी पुनः अपील के बाद भी शारीरिक परीक्षण में असफल रहता है तो आपका कोई शुल्क वापस नहीं होगा। अपील की क्रियान्वित के लिए भर्ती बोर्ड सहायक एवं राज्य के वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा। अपील उसी दिन पूर्ण की जाएगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर महचील होंगे। उसके बाद ये वीडियोग्राफी वगैरह सारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वहां पर आपके क्या होने वाला है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब आपकी शारीरिक के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आपके 150 अंक होंगे, सीबीटी मोड पर होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक अंकन 25% काटा जाएगा। और उसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए अब इधर बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 36% और ट्राइबल सब प्लान के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा यानी कि टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए कोई न्यूनतम सीमा लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्तियां आपत्र किया जाएगा। उसके बाद आपके ये विज्ञप्ति होने से पूर्व, जैसे ड्राइवर के लिए है तो 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसको बैक कर रहा हूं और आपको एक बार पुनः वो परफॉर्मा बता देता हूं। जैसे ये मैंने भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की बात की है तो इसमें आपको एक तो शारीरिक दक्षता और मापतोल पहले ये होगा। इसमें कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस और दूर संचार के लिए योग्य होना चाहिए। घुड़सवार बैंड, स्वानदल, कांस्टेबल बैंड, इन सभी के लिए फिजिकल क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद सीबीटी किन के लिए होगा? सीबीटी कांस्टेबल बैंड के लिए नहीं होगा, बाकी सभी के लिए सीबीटी आयोजित किया जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, दक्षता परीक्षण है तो सामान्य, इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर में हैं तो आपकी गाड़ी का टेस्ट होगा, आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं है, गाड़ी से संबंधित बेसिक क्या क्या हो सकते हैं, कैसी जानकारी आपको है उससे संबंधित, और कांस्टेबल बैंड में आपको बैंड का प्रदर्शन करके दिखाना होगा। उसके बाद एनसीसी वगैरह इनसे संबंधित हैं तो वो नंबर आपके केवल और केवल कांस्टेबल सामान्य, टेलीकम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस में ही जुड़ेंगे, दूर संचार सालक, घुड़सवार, बैंड और श्वान दल में नहीं जुड़ेंगे। इस प्रकार कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन का कुल परीक्षा होगी वो 170 अंक की रहेगी और बाकी ड्राइवर की और श्वान दल, घुड़सवार इनकी 180 और बैंड की 30 नंबरों की रहेगी, क्योंकि इनके सीबीटी है वो लागू नहीं है, यानी कि इनकी लिखित नहीं होगी, केवल और केवल एक दक्षता परीक्षण ही होगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से विद प्रूफ अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आपको फिजिकल में किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जिनको ये पता नहीं लगा है कि मुझे कहाँ छूट मिलेगी या मुझे फिजिकल के समय क्या क्या करना पड़ेगा। आपको दौड़ भी करनी पड़ेगी, आपको
सीने का फुलाव भी करना पड़ेगा और बाकी जो भी प्रोसेस आपके हैं वो आपको जरूर करके वहां पर दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद सीबीटी के बाद आपके प्रोफेशनल टेस्ट होंगे, जैसे ड्राइवर के लिए हैं, बैंड वालों के लिए हैं, घुड़सवार के लिए हैं। इनके जो भी टेस्ट हैं वो आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी समस्या है या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित भी समस्या है और उस पर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से आप बेहद संतुष्ट हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम सा।